नमस्कार बंधुओं, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। मैं सहदेव चौधरी आप सभी को नमस्कार करता हूं। सभी प्यारे भाई बहन ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे। हाँ, बहुत बहुत स्वागत है सभी का। पिंकी जी, कप्तान जी, हाँ, ममता कासवान जी, अशोका पारीक जी, किशन लाल मीणा जी, रामनेरी मीणा जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। आज हमारा जो प्रकरण होगा, पिछली कक्षा में हम बात कर चुके थे संधि से संबंधित प्रश्नों की। संधि से संबंधित 2 कक्षाएं हम पिछली कक्षा में ले चुके थे। आज हम जो बात करेंगे, हाँ बिल्कुल, वो करेंगे समास से संबंधित प्रश्नों की। तो देखिए, वह छत पर पीतांबर सुखा रही थी, रेखांकित पद में समास है। कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास या अव्ययभाव समास। रेखांकित कर रखा है पीतांबर को। इसमें कौन सा समास होगा, बहुत ध्यान से और सोच के उत्तर देना है। हाँ बिल्कुल सर, कल क्लास हमें नहीं मिली। अरे उत्कर्ष क्लास है, यूट्यूब चैनल पर मिलनी थी। उत्कर्ष क्लास है जो यूट्यूब चैनल, जो मेन यूट्यूब चैनल है, रात्रि को 9 से 10 बजे का समय, रात को 9 बजे, हाँ मेन चैनल पे थी। यहाँ देखो, वह छत पर पीतांबर सुखा रही थी। रेखांकित पद में कौन सा समास है, कौन सा होगा? ए उत्तर बता रहे, जो बिल्कुल सही है। वह छत पर पीतांबर सुखा रही थी। अब यहाँ पे छत पे भगवान श्री कृष्ण या विष्णु जी को तो सुखाएगी नहीं, पीले वस्त्रों को सुखाएगी। तो ये वस्त्रों के लिए आने के कारण इनमें कर्मधारय समास है। पीतांबर का मतलब क्या है? पीत धन अंबर। अब केवल पीतांबर आ जाता तो बहुब्री हो जाता। पीत का मतलब क्या होता है? पीले, और अंबर माने क्या होता है? वस्त्र होता है। तो पीले वस्त्रों को सुखा रही थी, इसलिए विकल्प ए उत्तर होगा, कर्मधारय है। पुष्प धनवा शब्द में समास है, कौन सा होगा? पुष्प धनवा में, हाँ बिल्कुल। पुष्प धनवा शब्द में समास पूछ रहा है। पुष्प धनवा शब्द में कौन सा समास होगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर्मधारय ही होगा, क्योंकि वस्त्रों की विशेषता बता दी, कैसे हैं? पीले। यहाँ पूछ रहा है कि पुष्प धनवा शब्द में समास है, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय या अव्ययभाव समास। हाँ, कौन सा होगा? तो तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय या अव्ययभाव समास, कौन सा समास होगा? बहुत ध्यान से और सोच के उत्तर देना। कप्तान शेखावत जी बी बता रहे, पिंकी जोशी बी बता रही है, राज शर्मा, रिंकू यादव सी बता रहे, राज शर्मा बी बता रहे हैं। अभी शर्मा ने तो बता दिया कि बी होगा, कामदेव के लिए रूढ़ होने के कारण। बिल्कुल ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ बताना चाहिए कि बिल्कुल सही है। पुष्प धनवा, पुष्प का है धनुष जिसका, पुष्प का है, और अंत में क्या आ जाए? है जो या जिसका, जिसकी, जिसके। पुष्प का है धनुष जिसका, अर्थात किसके लिए रूढ़ हो गया? अर्थात कामदेव के लिए। किसके लिए रूढ़ हो गया? ये कामदेव के लिए रूढ़ हो गया। तो जाहिर सी बात है, इसमें कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा। हाँ बिल्कुल, हाँ। अब देखिए, यहां पर विकल्प भी उत्तर होगा, बहुव्रीहि समास होगा। कवि शिरोमणि व व्याकरण निष्ठ शब्दों में समास है। हाँ, कवि शिरोमणि, कवियों में क्या है? शिरोमणि है। कवि शिरोमणि, कवियों में क्या होगा? शिरोमणि होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा उदाहरण है, ध्यान से और सोच के उत्तर देना। हाँ बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, ध्यान से उत्तर देना। अरे समास विग्रह से पता लगेगा, समास विग्रह से पता लगेगा कि कौन सा समास है। समास विग्रह पर निर्भर होता है। दोनों उदाहरणों को ध्यान से सोच लो, फिर उत्तर देना इसका। दोनों उदाहरणों को ध्यान से सोच लो, फिर उत्तर देना है इसका। बिल्कुल, सबके उत्तर अलग अलग आ रहे हैं।
थोड़ा सा कठिन होते ही आप घबरा जाते हो, थोड़ा सा कठिन होते ही। हाँ बिल्कुल। अरे ऐसे मत घबराया करो, थोड़े से कठिन क्या हो जाते हैं, तुम तो बिल्कुल ही घबरा जाते हो। सबका लगा रहा है, दोनों में बताना, एक में क्यों बता रहे हो, दोनों में। सी उत्तर ज्यादा दे रहे हैं। व्याकरण निष्ठ और कवि शिरोमणि। कवियों में क्या है, शिरोमणि है। हाँ बिल्कुल, कवियों में क्या है, शिरोमणि है, और व्याकरण में उसकी क्या है, निष्ठा है। व्याकरण में क्या है, वो निष्ठ है। दोनों में कौन सा है, अधिकरण तत्पुरुष समास है। कवि शिरोमणि, कवि शिरोमणि, कवियों में शिरोमणि, और व्याकरण निष्ठ, व्याकरण निष्ठ। तो कवि शिरोमणि का क्या होगा, कवियों में शिरोमणि क्या होगा, कवियों में शिरोमणि, कवि शिरोमणि कवियों में शिरोमणि होगा सबसे ऊपर। और व्याकरण में उसकी निष्ठा है, इसका मतलब व्याकरण में क्या है, वो निष्ठ है। व्याकरण में निष्ठा या व्याकरण में निष्ठ हो जाएगा। अब देखो, एक बहुत अच्छा उदाहरण होता है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, ये भी ध्यान रख लेना। कवि पुंगव, कवि पुंगव, कवि पुंगव का मतलब क्या होता है, कवियों में क्या है, पुंगव। पुंगव का मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। कवि पुंगव, कवियों में पुंगव, पुंगव माने क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। तो अधिकरण होगा, नहीं होगा, यहां भी कौन सा होगा, अधिकरण होगा, क्योंकि में आ रहा है। तो यहां भी क्या आ रहा है, मैं। जब दो पदों के बीच प्रयुक्त किसी कारक चिन्ह का लोप होता है, लुप्त कारक चिन्ह कौन सा हो जाता है, लुप्त कारक चिन्ह। पदों का लोप हो रहा है तो लुप्त पद होता है। अब कारक चिन्ह के आधार पर उसका नाम दे देते, मैं अधिकरण में आता है, इसलिए अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। विकल्प सी उत्तर होगा, जिनका बिल्कुल सही है बहुत बहुत धन्यवाद, जिनका गलत है कोशिश करी उनको भी धन्यवाद। अब आगे कोशिश करना सही उत्तर देने की। अब देखो, बारंबार शब्द में कौन सा समास है, हाँ बिल्कुल, बारंबार शब्द में कौन सा समास है। चंद्रशेखर पुष्करना जी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन भैया जी। अब देखो इसमें क्या उत्तर होगा। शिरोमणि का मतलब क्या होता है, दीपशिका जी, शिरोमणि का मतलब होता है जो सबसे ऊपर हो, जो सबसे ऊपर हो, जिसे सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है, कवियों में जो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। बारंबार शब्द में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास या अव्ययभाव समास, बारंबार शब्द में। हाँ, डी उत्तर दे रहे हैं सभी, जो बिल्कुल सही है, अव्ययभाव होगा, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो सभी, जब एक ही शब्द की जब बार बार पुनरावृत्ति हो जाए, शब्द भी विशेषण नहीं होना चाहिए, यदि विशेषण की पुनरावृत्ति होगी तो कौन सा समास होगा, कर्मधारय। लाल लाल, पीला पीला, हरा हरा, काला काला, लाल सुर्ख, पीला जर्द, हरा कच्च, सफेद बक, काला कट, तो ये सब किस में आएंगे, विशेषण की पुनरावृत्ति होने के कारण कर्मधारय में। अब संज्ञा की अव्यय की पुनरावृत्ति हो जाए तो वहां कौन सा होता है, अव्ययभाव समास होता है। तो बारंबार मतलब बार बार या हर बार हो जाएगा। बारंबार का मतलब क्या होता है, हर बार हो जाएगा, प्रत्येक बार हो जाएगा। जैसे भागम भाग, भागने के बाद भागना, भागने के बाद भागना या भागते ही रहना। तो चला चली, मारा मारी, रातों रात, दिनों दिन, भागम भाग, बारंबार, घर घर, गली गली, चौराहा चौराया, ये सब किस में आते हैं, ढाणी ढाणी, ये सब अव्ययभाव समास में आते हैं। तिपाई व दुपट्टा शब्दों में समास है, तिपाई व दुपट्टा में।
सबका करना है पूजा माली जी, जितने हैं सबको करो। हाँ बिल्कुल, देखो तिपाई व दुपट्टा शब्दों में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या अव्ययी भाव समास? कौन सा समास होगा? बिल्कुल सही है, हाँ सबका बिल्कुल सही है। अरे तिपाई का मतलब क्या होता है? 3 पायों का समूह। और दुपट्टा का मतलब होता है 2 पटों का समूह। तो जिसमें 3 पाए हैं वो तिपाई है, और जिसमें 2 पटे हैं वो दुपट्टा है। 3 पायों का समूह तिपाई और 2 पटों का समूह दुपट्टा होगा। तो दोनों में कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची हो और संपूर्ण पद मिलकर किसी समूह का बोध करा रहे हो, वहां कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। तो उत्तर कौन सा होगा? विकल्प ए होगा। कुकर्म शब्द में कौन सा समास है? ध्यान से उत्तर देना, जल्दबाजी में उत्तर मत देना। हाँ बिल्कुल, महेंद्र प्रजापति जी, इस बैकग्राउंड साउंड आ रही है, क्लास चल रही है साइड में भी, इसलिए कोई बात नहीं, आप उस पर ध्यान मत दो, आप तो यहाँ ध्यान दो, कोई फर्क नहीं पड़ा, आने दो। हाँ क्या होगा इसका? बहुत अच्छा उदाहरण है। कुकर्म शब्द में समास है, कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि, कर्मधारय, अव्ययी भाव या द्वंद्व समास? कौन सा समास होगा? बहुत अच्छा उदाहरण है, ध्यान से उत्तर देना है। क्या होगा इसका उत्तर? कुकर्म। तो किसकी विशेषता बताई जा रही है? कर्म की विशेषता बताई जा रही है। क्या बताई जा रही है? कैसा है वो कर्म? कुत्सित है, बुरा है। तो कुत्सित है जो कर्म कुकर्म हो जाएगा। बिल्कुल, तो उत्तर इसका क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है अधिकांशतः का। कुकर्म, कर्म की विशेषता बता दी, कैसा है? कुत्सित है। तो समास विग्रह क्या होगा? कुत्सित है जो कर्म, कुत्सित है जो कर्म क्या कहलाएगा? कुकर्म कहलाएगा। तो विशेषता किसकी बता दी? कर्म की। कर्म क्या हो गया? विशेष्य हो गया। कर्म क्या हो गया? विशेष्य हो गया। और कुत्सित क्या हो गया? विशेषण हो गया। कुत्सित का मतलब क्या होता है? बुरा। तो कुत्सित है जो कर्म, कुकर्म, तो कर्म की विशेषता बता दी। तो आपको रटना नहीं है कि उपसर्ग से युक्त कोई भी पद आएगा तो उसमें केवल अव्ययी भाव ही होगा, ऐसा नहीं है। यदि कोई उपसर्ग विशेषता बता रहा है तो वो विशेषण होगा, और विशेषण विशेष होगा तो कर्मधारय होगा। इसलिए कुत्सित है जो कर्म, मैंने कहा जैसे सुशासन, सु माने अच्छा है, जो शासन, शासन की विशेषता बता दी, अच्छा, तो ये विशेषण है, इसलिए ये भी कर्मधारय में आएगा। हाँ बिल्कुल, उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं है? तो किस विकल्प में कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? अब कर्म तत्पुरुष में क्या आता है? आप अच्छे से जानते हो, को परसर्ग आता है। हाँ, पीतांबर में बता तो दिया, पीतांबर में बहुब्री समास होगा। विकल्प में बहुब्री ना हो तब कर्मधारय होगा। तो कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। आपत्ति जनक, कन कटा, मद अंध, धरणी धर, बहुत अच्छे उदाहरण है। हाँ, तो बताइए इसमें क्या होगा? कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं है इसमें? अब इसमें भी आपको मैं इसके साथ कई उदाहरण और समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। एक होता है मदांध, एक होता है धर्मांध, धर्मांध, और एक होता है जन्मांध। मदांध, मद से अंधा। धर्मांध, धर्म से अंधा।
धर्म में अंधा मत लिख लेना, कई जगह धर्म में अंधा लिखा मिलता है। और जन्मांध, जन्म से अंधा, जन्म से अंधा। अब ध्यान देना और अच्छे से समझना, बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर लिख के भेज रहे हैं, साथ में ये भी बता रहे हैं कर्ण है, ठीक है ना। अब देखो इसको, अब देखो यहां पर समझना, ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं इसमें। मैंने कहा आपत्तिजनक, सॉरी क्या होगा, आपत्ति को जन्म देने वाला, आपत्ति को जन्म देना आपत्तिजनक होता है। कन कटा, कान को कटवाया हुआ, कान को कटवाया हुआ। मदांध, मद से अंधा। और धरणीधर, धरणी को धारण करने वाला। धरणी को धारण करने वाला। हाँ अब देखो यहां ध्यान से, मदांध में मद से अंधा है। अब यहां पर इसको तो समझ गए, इसमें कौन सा है, मद से अंधा है, करण तत्पुरुष है ये। इसमें कौन सा है, मदांध में करण तत्पुरुष है, बाकी सब में कर्म तत्पुरुष है, इसलिए उत्तर तो हो गया यहां भी। अब यहां आ जाओ इधर, इसको बहुत अच्छे से समझना। अंधा होने का कारण क्या है, मद है। अंधा होने का कारण क्या है, मद, क्योंकि उसमें मद इतना आ गया कि उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता, केवल उसमें क्या दिखाई देता है, अपनापन, खुद ही दिखा देता है, ठीक है ना। तो मद से अंधा है, तो कारण के अंधा होने का मद है। अंधा होने का कारण धर्म है। कुछ लोग होते हैं कि उनको अपने धर्म के सामने सभी धर्म छोटे दिखते हैं, उनको लगता है कि बस हमारा धर्म है वो सर्वश्रेष्ठ है, बाकी सभी धर्म बेकार हैं, तुच्छ हैं। ये बहुत गलत होता है। अब ध्यान देना इसको, ठीक है ना। अरे धरणी धर्म में बहुब्री रूढ़ होके हो सकता है, जब विकल्प में बहुब्री देता नहीं है तो फिर हम उसको रखते भी नहीं है। बहुब्री विकल्प में दे रखा होता है ऐसे कि धरणी धर शब्द में समास है, बहुब्री भी दे रखा हो, और उसमें कौन सा दे रखा हो, कर्म तत्पुरुष, तो बहुब्री होगा। धरणी को धारण करने वाला पर्वत के लिए रूढ़ होता, लेकिन जब नहीं दे रहा तो वो फिर किस में चला जाता, बहुब्री विकल्प नहीं होता, तो फिर उसको दूसरे समास के आधार पर रखते हैं, ठीक है ना, विकल्प के आधार पर निकालना होता है। अब देखो जन्मांध, अब अंधा होने का कारण जन्म हो सकता है क्या, कोई व्यक्ति जन्म के कारण अंधा हो सकता है क्या, नहीं। अंधा होने का कारण एक्सीडेंट होगा, कोई और वजह होगी, जन्म नहीं होगा। तो जहां कारण का बोध होता है, जहां किसी साधन का या कारण का बोध होता है, वहां तो कौन सा समास होता है, करण कारक होता है। कौन सा होता है, करण तत्पुरुष समास होता है। कारक करण होता है और समास करण तत्पुरुष होता है। लेकिन अंधा होने का कारण, यहां ध्यान देना, लेकिन अंधा होने का कारण, एक बात बताइए, जन्म हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। अब जब अंधा होने का कारण जन्म नहीं हो सकता तो फिर ये किस में जाएगा, अपादान तत्पुरुष में जाएगा। किस में जाएगा, अपादान तत्पुरुष में। मैंने ये अपादान तत्पुरुष में क्यों रखा, कारण समझना। मद कब आएगा, जन्म के बाद। बच्चा छोटा होता है, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई मद होता है क्या, नहीं होता। हाँ, कवि पुंगव में, कवियों में पुंगव श्रेष्ठ बताया था, अधिकरण तत्पुरुष बताया था, ठीक है ना। कवियों में पुंगव श्रेष्ठ। मदांध, मद से अंधा, तो मद कब आएगा, जन्म लेने के बाद, जब बच्चा बड़ा हो जाएगा, उसको मद का, उसे धर्म का, उसे मद का ज्ञान होगा, तभी तो उसके अंदर मद आएगा। लेकिन जन्म से अंधा, जो जन्म से ही अंधा है, इसका मतलब जब उसका जन्म हुआ तभी वो अंधा था। इसका मतलब जन्म लेने के बाद किसी कारण से अंधा नहीं हुआ, किसी एक्सीडेंट से अंधा नहीं हुआ, वो जन्म से ही अंधा था,
तो ये किस में जाएगा? अपादान में जाएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। हाँ, बहुत बहुत मुबारक आपको भी जन्नत जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपको सुखी, समृद्धशाली और हमेशा आगे की ओर बढ़ाए, हमेशा आपको उच्च पद प्राप्त हो। तो अब देखिए, तो ये दोनों तो करण में आए। अब इसी प्रकार एक बहुत अच्छा उदाहरण पेपर में आता है, कौन सा आता है? आदिवासी। अब आदिवासी क्या होता है? आदिवासी का मतलब आदि से वासी, आदि मतलब प्राचीन समय से वासी। अब कहीं मान लो कोई व्यक्ति है और वो खुद आके वहां रहने लगा है, उसके पुरखा वहां नहीं रह रहे, वो खुद आके रहा है, तो वो उसके जन्म से संबंधित है। लेकिन जहां जिसके पुरखे प्राचीन से रह रहे हो, तो वो किस में जाएगा? अपादान में। आदि से वासी, प्राचीन से वासी, तो ये अपादान में जाएगा, आदिवासी। एक तो आदिवासी, ध्यान से समझना इसको, एक तो आदिवासी और एक जन्मांध। ये दो उदाहरण तो दिमाग में स्थायी बिठा लो, पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। हाँ, समझ में आ गया ना। तो इसमें अपादान तत्पुरुष होता है, ये बात आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो विकल्प सी उत्तर होगा, करण तत्पुरुष होगा। चिट्ठी पाती शब्द में समास है, बहुत अच्छा उदाहरण है। हाँ, शिव गुजर जी भैया जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। अब बताइए यहां पे क्या होगा? चिट्ठी पाती, गौमुख में गौ का मुख, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। अब यहां पूछ रहा है चिट्ठी पाती शब्द में समास है, कौन सा है? तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास या फिर द्वंद्व समास। हाँ, सेवार्थ में कौन सा समास होगा? सेवार्थ में कर्मधारय समास होगा, क्योंकि यह विशेषता बताई जा रही है कि सेवा ही है अर्थ जिसका, सेवा ही है अर्थ जिसका। तो सेवा के लिए, किसके लिए जन्मा है? वो सेवा के लिए। तो अर्थ क्या है उसका? सेवा ही है। तो सेवा ही है अर्थ जिसका, वो सेवार्थ हो जाएगा, बिल्कुल। आगे देखो, चिट्ठी पाती शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास या फिर द्वंद्व समास। बहुत अच्छा उदाहरण है, बहुत सरल है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से समझना है। कहते हो ना कई बार, चिट्ठी न संदेश, चिट्ठी न कोई संदेश, ना जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए। हाँ बिल्कुल, स्वार्थ, अरे महेंद्र जी शुद्ध तो लिख दिया करो भैया जी, है स्वार्थांध नहीं होता, स्वार्थांध नहीं होता है, वो स्वार्थांध होता है, स्वार्थ से अंधा है, तो स्वार्थ उससे जुड़ा है, स्वार्थ जुड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है वो किस में आएगा? करण में आएगा। हाँ, अब देखो, चिट्ठी पाती शब्द में कौन सा समास होगा? बिल्कुल उत्तर सही है आपका। हाँ, नीलकंठ में बहुब्री होगा, भगवान शिव के लिए रूढ़ होने के कारण। द्वंद्व समास होगा, चिट्ठी पाती, तो चिट्ठी और पाती, चिट्ठी और पाती, चिट्ठी और पाती। तो चिट्ठी और पाती, पत्र का पाती हो जाता है, होता नहीं होता? पत्र पाती, पत्र बड़ा, पाती छोटी होती है। कौन सा समास होगा इसमें? चिट्ठी और पाती, पाती, चिट्ठी और पाती। तो जैसी बात है, इतरेतर द्वंद्व होगा नहीं होगा? समास की बात करें, कौन सा समास होगा? इतरेतर द्वंद्व होगा, क्योंकि और का बोध किस में होता है? इतरेतर द्वंद्व में होता है। और का बोध किस में होता है? इतरेतर द्वंद्व में होता है, बिल्कुल। विकल्प डी उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में बहुब्री समास का उदाहरण है? बहुब्री समास का, हाँ बिल्कुल। हाँ, पाती का पत्री का होता है, पाती कहते हैं, पत्र बड़ा होता है, पत्री या पाती छोटी होती है, तो पत्र बड़ा होगा और पाती छोटी होती है। हाँ, तो यहां पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में बहुब्री समास का उदाहरण है? नकटा, सुमति, कुचाल, तुषार धवल। बहुत अच्छा उदाहरण पूछा है, ध्यान से और सोच के उत्तर देना। हाँ बिल्कुल,
नकटा, नकटा में बहुब्री होगा। कटी हुई है नाक जिसकी, अर्थात बेशरम, ठीक है ना। देशांतर में संबंध तत्पुरुष होगा। देश का अंतर, देशों का अंतर किससे होता है? देशांतर से होता है। हाँ बिल्कुल, ये ध्यान रखना, बिल्कुल। अरे ध्यान से उत्तर दिया करो, आप सोच के उत्तर नहीं देते हो, बिना सोचे समझे उत्तर देते हो, है ना। तो ये गलत बात है, सोच के उत्तर नहीं देते हो आप। मैंने कितनी बार कह दिया है कि सोच के उत्तर दिया करो। हाँ बिल्कुल, अरे सही दिया करो। सबके उत्तर अलग आ रहे हैं, कितना भी बता दो सबके उत्तर आते हैं। मैंने बता भी दिया है। अरे कटी हुई है नाक जिसकी, अर्थात बेशरम। बहुब्री समास नकटा में है, बताने के बाद भी गलत कर रहे हो। नकटा का मतलब होता है बेशरम, तो नकटा का क्या होगा? कटी हुई है नाक जिसकी, सुपड़खा मत कर देना कहीं। कटी हुई है नाक जिसकी, अर्थात किसके लिए रूढ़ हो गया ये? बेशरम के लिए। अर्थात क्या होगा? बेशरम होगा। कहते हैं बड़ा नकटा आदमी है ये तो कटी हुई है नाक जिसकी, अर्थात बेशरम, बिल्कुल। सुमति, मति की विशेषता बता दी, अच्छी है, कर्मधारय समास हो जाएगा। हाँ पूजा शर्मा जी आपका बिल्कुल सही है। सुमति, मति की विशेषता बता दी, कैसी है? सुमति, अच्छी है जो मति, कर्मधार है। यहाँ कौन सा होगा? कर्मधार है। मति की विशेषता बता दी, अच्छी है जो मति। चाल, चाल की विशेषता बताई जा रही, कैसी है? कुत्सित है। तो कुत्सित है जो चाल, यहाँ भी कर्म कौन सा होगा? कर्मधारय होगा। यहाँ भी कौन सा होगा? कर्मधारय होगा। तुषार धवल, अब तुषार किसको कहते हैं? बर्फ को विशेषता बताई जा रही है, कैसी है? सफेद, तो सफेद है जो बर्फ, तुषार धवल। तीनों में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। तीनों में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। विकल्प पहले में कौन सा था? बहुब्री समास था, क्योंकि कटी हुई है नाक जिसकी, अर्थात बेशरम, ठीक है ना। गौ के समान मुख भी हो सकता है क्या? समास विग्रह अगर ऐसे करके दे, गौ के समान है जो मुख, गौ के समान मुख नहीं, गौ के समान है जो मुख, तब इसमें कर्मधारय होगा, ठीक है ना। ऐसे करके देगा, हाँ बिल्कुल। जलवायु में कौन सा समास है? जल और वायु कौन सा होगा? उत्तरेतर द्वंद्व होगा। स्त्री रत्न शब्द का सही समास विग्रह होगा स्त्री रत्न। स्त्री रत्न, स्त्री रत्न मतलब क्या होगा? बहुत अच्छे से उत्तर दो। मैं इसमें आपको समास पूछ रहा हूं या समास विग्रह? समास विग्रह, ध्यान से उत्तर देना। समास तो इसमें मैं बता ही देता हूं, कर्मधारय समास है। समास विग्रह ध्यान से करना, क्या होगा इसका? बहुत अच्छे से उत्तर देना। क्या होगा इसका? पूछा क्या गया है कि स्त्री रत्न शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा? रत्न रूपी स्त्री, स्त्री रूपी रत्न, स्त्री जैसा रत्न, रत्न जैसी स्त्री। बहुत अच्छे विकल्प हैं, बहुत बार परीक्षा में ये पूछा जाता है। हम बहुत सारी चीज़ों को गलत कर देते हैं, इनको बहुत अच्छे से और ध्यान से समझना होता है। उत्तर दे रहे हो अधिकांशतः इसका विकल्प बी उत्तर दे रहे हैं, विकल्प बी। तो स्त्री रत्न शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा? रत्न रूपी स्त्री या स्त्री रूपी रत्न? ए और बी उत्तर आ रहे। अब देखो, एक बात का विशेष ध्यान रखना है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको हम उल्टा बोलते हैं। बोलना उल्टा नहीं है, वहां विशेषण और विशेष्य का ध्यान रखना है। किसका ध्यान रखना है? विशेषण और विशेष्य का ध्यान रखना है। और विशेषण और विशेष्य का ध्यान रखोगे तो आपको यह समस्या आएगी ही नहीं। देखो, अब
विशेषता स्त्री की बताई जा रही है या रत्न की? अरे विशेष्य क्या है? स्त्री है। विशेषण रत्न, तो रत्न रूपी स्त्री होगा या स्त्री रूपी रत्न होगा? अरे स्त्री रूपी रत्न होता है क्या? स्त्री रूपी रत्न होता है क्या? रत्न रूपी स्त्री होगी। जैसे रत्न आभूषण सुंदर होते वैसे स्त्री भी सुंदर है, तो रत्न रूपी स्त्री होगी। ये बात समझ आई नहीं आई? तो उत्तर तो इसका होगा विकल्प ए। इसमें समास कौन सा होगा? कर्मधारय समास होगा। कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा, पहली बात। दूसरी बात सुनो, अब यहां पर मैंने आपको कल बताया भी था, अगर आपने रात को 9 से 9 बजे वाली अगर क्लास ली होगी तो आप इसका उत्तर बिल्कुल सही बता दोगे। संसार सागर विग्रह क्या करते हो? हाँ बिल्कुल, हाँ स्त्री विशेषण है या विशेष है? स्त्री विशेष्य है, रत्न विशेषण है। अब इसका समास विग्रह करो संसार सागर का। क्या कहते हो आप इसको? संसार सागर को ध्यान से उत्तर देना, सोच समझ के उत्तर देना। हाँ बिल्कुल, डी नहीं हो सकता क्या? नहीं। अरे जैसा जैसी जैसे तो उसमें चले जाते हैं, किसमें? अव्ययवाम में। बहुत अच्छा उदाहरण है। स्त्री रत्न का तो हमने कर दिया, इसका बताइए, यहां बहुत अच्छे से समझना इसका। पवन वर्मा जी ने बता दिया, सागर रूपी संस्कार, संसार, सागर रूपी संसार। रमनलाल चौधरी कोई बात नहीं, पुस्तक कामता प्रसाद गुरु में भी दे रखा है तो काट के सही कर लेना उसको, क्योंकि वहां विशेषता रत्न की नहीं बताई जा रही, विशेषता स्त्री की बताई जा रही है। हाँ योगिता राज पुरोहित जी बिल्कुल सही बता रही हैं, कल्पना जी भी सही बता रही हैं। इसका मतलब आपने मेरी रात वाली क्लास ली है, रात्रि को 9 बजे वाली। अरे विशेषता सागर की बताई जा रही है या संसार की? सागर यहां पर विशेष्य है या विशेषण है? संसार सागर, संसार रूपी सागर होगा या सागर रूपी संसार होगा? यहां पर सागर विशेषण है, उल्टा लिखा हुआ है यहां पर, ये विशेषण है, और संसार क्या है? यहां पर विशेष्य है। क्या है? विशेष्य है। विशेषता किसकी बताई जा रही है? संसार की। क्या बताई जा रही है? सागर रूपी। इसका समास विग्रह क्या होगा? सागर रूपी संसार होगा। सागर संसार कितना बड़ा है? सागर के समान है, तो सागर रूपी संसार होगा। क्या होगा? सागर रूपी संसार होगा। सागर विशेष्य है, सागर विशेषण है और संसार विशेष्य है, उल्टा है ये, तो ये ध्यान रखना। इसका उत्तर विकल्प ए होगा, रत्न रूपी स्त्री कर्मधारय समान। वचनामृत सामासिक शब्द में समास कौन सा है? वचनामृत किसकी विशेषता बताई जा रही है? वही सेम कहानी इसमें आ गई, बिल्कुल यही सेम कहानी इसमें भी आ गई। विशेषण और विशेष्य क्या है? क्या है इसमें? वचनामृत। क्या है? वचनामृत है। क्या होगा इसका? वचनामृत का ध्यान से उत्तर देना। अमृत रूपी वचन है या वचन रूपी अमृत है? ऐसे उदाहरण सबसे ज्यादा आते हैं परीक्षा में, इसलिए वो उदाहरण लेके आ रहा हूं जो आपको सबसे ज्यादा परीक्षा में कंफ्यूज करेंगे, आपको सबसे ज्यादा परेशान करेंगे। ऐसे उदाहरण आप यहीं कर लोगे तो परीक्षा तक ये गलती नहीं जाएगी, अन्यथा परीक्षा तक ये गलती जाएगी तो आप गलत करके आओगे, ये निश्चित है। पूछ रहा है कि वचनामृत सामासिक शब्द में समास कौन सा है? समास बताने से पहले इसकी हम समास विग्रह करेंगे। क्या होगा इसका समास विग्रह? लो समास तो आप बता ही दोगे, ये तो मैं पहले ही कह रहा हूं, कर्मधारय है, लेकिन इसका समास विग्रह क्या होगा? अमृत रूपी वचन। पूजा जी बता रही हैं अमृत रूपी वचन, अमृत रूपी वचन। वचन रूपी अमृत तो नहीं है, वचनामृत। कई जगह लिख देते हैं वचन रूपी अमृत, जल्दबाजी में हो जाता है कई बार ऐसा, तो ध्यान रखना, वचन रूपी अमृत नहीं है, अमृत रूपी वचन है। जिसके वचन किसके समान है?
अमृत के समान हैं। अब विशेषता किसकी बताई जा रही है? वचनों की। क्या बताई जा रही है? अमृत के समान। तो जिसकी विशेषता बताई जाए और जो बताई जाए, जिसकी बताई जाए वो विशेष्य होता है। वो क्या होता है? विशेष्य होता है। और जो बताई जाए वो विशेषण होता है। तो यहाँ पर विशेषण क्या है? अमृत। और विशेष्य क्या है? वचन है। समास कर्मधारय होगा। बिल्कुल सही है। नरोत्तम शब्द में, सामासिक शब्द में कौन सा समास है? अब यहाँ आपको एक बहुत जरूरी बात बताने वाला हूं मैं, बहुत अच्छे से समझ लेना। नरोत्तम शब्द में कौन सा समास है? ध्यान से उत्तर देना, सोच के उत्तर देना। बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण आ गया। अब यहाँ पे आप क्या करोगे? बहुत ही अच्छा उदाहरण पूछ लिया अब आपसे। नरोत्तम शब्द में कौन सा समास है? ध्यान से उत्तर देना। प्रश्न 10 में अगर पहले समास नहीं बताया जाता होता तो क्या कह रहे हो? स्त्री रत्न शब्द का सही समास विग्रह है। तो डी क्यों होता? यही होता। डी नहीं होता, यही होता। बताइए, इसमें सोच के उत्तर देना है। हाँ, उत्तर इसमें देखो अलग आ रहे हैं। सी आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी बी, सी और बी उत्तर आ रहे हैं सबके। सी और बी उत्तर आ रहे हैं। बहुत अच्छा उदाहरण है। मैंने कहा था ना कि मैं हर उदाहरण को अलग लेके आया हूं। प्रत्येक उदाहरण बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण है। प्रत्येक उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है और उपयोगी है। जो आपकी कंफ्यूजन है, वो जिज्ञासाएं, कंफ्यूजन है, जो भी समस्याएं, वो सब यहीं खत्म हो जाएंगी। परीक्षा में आप दहाड़ते हुए जाना, ठीक है ना? देखो अब समझ लो, नरोत्तम शब्द में 3 समास हैं। नरोत्तम शब्द में कितने समास हैं? 3 समास हैं। पहला लिखा मैंने नरों में उत्तम। पहला लिखा इसका मैंने नरों में उत्तम। कौन सा है? नरों में उत्तम, पहला। दूसरा लिखा मैंने उत्तम है जो नर। उत्तम है जो नर। आ रहा है समझ में? और तीसरा लिखा मैंने नरों में उत्तम है जो। नरों में उत्तम है जो, अर्थात भगवान श्री राम। पुरुषोत्तम भी इसी में आएगा। पुरुषोत्तम हो, नरोत्तम हो, ठीक है ना? अरे नर पुरुष को ही तो कहते हैं, नरोत्तम पुरुषोत्तम, एक ही बात है कि नहीं है? नर पुरुष एक ही बात है कि नहीं है? पुरुष कह दो या नर कह दो, नारी कह दो या स्त्री कह दो, बात एक ही है कि नहीं है? अब 3 समास हैं। नरों में उत्तम, उत्तम है जो नर, नरों में उत्तम है जो, अर्थात श्री राम। 3 समास हैं कि नहीं? एक ही शब्द में 5 समास होते हैं। निर्भर करता है समास विग्रह पर या कैसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना? तो यहाँ कौन सा होगा? अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। कौन सा होगा? अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। तो मैंने क्या कहा था? प्राथमिकता में क्या आएगा? नरों में उत्तम आएगा। प्राथमिकता में क्या आएगा? नरों में उत्तम आएगा। इसलिए कौन सा हो गया? नरोत्तम हो गया, नरों में उत्तम हो गया। उत्तर कौन सा होगा? विकल्प सी होगा। समास विग्रह क्या होगा इसका? नरों में उत्तम होगा। नरोत्तम नरों में उत्तम होगा। समझ आ गया नहीं आ गया? तो इसलिए अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। यही सेम कहानी पुरुषोत्तम में होती है, ठीक है, ध्यान रखना।
भस्मावृत सामासिक शब्द में कौन सा समास है? भस्माश्रित। अरे कर्म तो किसी भी कीमत में नहीं हो सकता। कर्म कैसे हो जाएगा? कर्म तो हो ही नहीं सकता। देखो भस्म आवृत, भस्म से क्या है? आवृत है। आवृत माने होता है ढका हुआ। तो जो भस्म से क्या हो? आवृत हो। ठीक है ना? हाँ, भस्म से आवृत हो। हाँ, तो कह दिया ना, सीधा है। नरों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम, किस में आ जाएगा? इसी में आएगा, अधिकरण में। तो भस्म से आवृत है। आवृत का मतलब होता है ढका हुआ, छाया हुआ, युक्त। जुड़ने का बोध हो रहा है तो करण तत्पुरुष होगा, नहीं होगा? कौन सा समास होगा? करण तत्पुरुष होगा। क्यों? क्योंकि इसका समास विग्रह होगा भस्म से आवृत, ढका हुआ या युक्त होता है, तो करण तत्पुरुष होगा। निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण किस विकल्प में है? अष्ट सिद्ध, नौ निधि के दाता। पढ़ते हो नहीं? तो 8 सिद्धियों का समूह, 8 सिद्धियों का समूह, 8 सिद्धियों का समूह क्या कहलाता है? अष्ट सिद्धि। मन को हरने वाला, मन को हरने वाला, और मन को हरने वाला क्या कहलाता है? मनोहर कहलाता है। मन को हरने वाला। निरामिष, आमिष क्या होता है? मांस। आमिष से, आमिष माने होता है मांस। आमिष का मतलब क्या होता है? मांस रहित। निरामिष मांस रहित। जितेंद्रिय, हाँ, जितेंद्रिय, जिन इंद्रियों को जीतने वाला। जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला। कौन सा होगा इसमें? बिल्कुल हाँ, तो इसमें पूछ रहा है कि द्विगु समास का उदाहरण किस विकल्प में? बोलने से और देखने से पता लग रहा है बिल्कुल। हाँ, इसमें पता लग रहा है बिल्कुल। अरे 8 सिद्धियों का समाहार, अष्ट सिद्ध, 8 सिद्धियों का समाहार या समूह, इसमें कौन सा समास है? द्विगु। मन को हरने वाला कर्म तत्पुरुष, यहां कौन सा है? कर्म तत्पुरुष है। निरामिष में कौन सा है? अव्यय भाव। कौन सा है? अव्यय भाव समास है। और इंद्रियों को जीतने वाला यहां कौन सा है? कर्म तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? कर्म तत्पुरुष समास है। बताइए समझ में आया, नहीं आया? हाँ, उत्तर विकल्प ए होगा। ईश्वराधीन सामासिक शब्द का उपयुक्त समास विग्रह है। ईश्वराधीन, किसके अधीन हो? ईश्वर के या ईश्वर पर? बहुत अच्छा उदाहरण है, ध्यान से उत्तर देना। ईश्वर का अधीन, ईश्वर से अधीन, ईश्वर पर अधीन, ईश्वर के अधीन। लो, मैं दो तो मैं हटा देता हूं पहले ही। ए और बी नहीं हो सकते इसमें, ए और बी नहीं हो सकते, ए और बी नहीं हो सकते। सी और डी में से हो सकता है। अब बताइए कौन सा होगा? अब तो बता दोगे। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, क्या होगा? ए और बी तो होंगे ही नहीं, सी और डी में से बताना। अब बताइए क्या होगा? बहुत अच्छा उदाहरण है, ध्यान से उत्तर देना है। ईश्वर पर अधीन या ईश्वर के अधीन। हाँ बिल्कुल, सबके अलग अलग आ रहे हैं। कुछ सी बता रहे हैं, कुछ डी बता रहे हैं। सी और डी दोनों उत्तर आ रहे हैं, जबकि उत्तर विकल्प सी होगा। ईश्वर के अधीन थोड़ी होते हैं, ईश्वर पर अधीन होते हैं। अब ईश्वर के अधीन का मतलब होता है किसी के नीचे हो, कि ये अधीन हो। तो किसी वस्तु के नीचे कोई वस्तु है तो वो उसके अधीन है। लेकिन आप ईश्वर के अधीन थोड़ी हो, ईश्वर पर अधीन हो।
ऐसे ही हम कई बार लिखते हैं ईश्वर में विश्वास रखने वाला। अरे ईश्वर में विश्वास नहीं रखा जाता, ईश्वर पर विश्वास रखा जाता है। तो ईश्वर पर अधीन होगा और अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। कौन सा होगा? अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। अधिकरण तत्पुरुष समास होगा, ईश्वर पर अधीन होगा। ध्यान रखना इसका। स्त्री पुरुष सामासिक शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्वी होगा। हाँ बिल्कुल। अरे निरामिष, आमिष रहित, निरामिष आमिष रहित होगा। आमिष कहते हैं मांस को, बिना मांस के, मांस रहित। तो निरुपसर्ग नहीं आ रहा क्या निरामिष में, और निरुपसर्ग आ रहा है, जाहिर सी बात है कौन सा होगा? अव्ययभाव होगा। हाँ बिल्कुल। तो स्त्री पुरुष सामासिक शब्द में द्वंद्व समास तो है, लेकिन द्वंद्व समास का कौन सा भेद है? बिल्कुल देखिए, इतरेतर द्वंद्व, स्त्री पुरुष। अब स्त्री और पुरुष होगा, स्त्री या पुरुष होगा, या स्त्री पुरुष आदि होगा। तो स्त्री पुरुष सामासिक शब्द में कौन सा समास है? तो आपको पता है माता पिता, माता और पिता, स्त्री पुरुष, स्त्री और पुरुष, कृष्ण अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन, राधे श्याम, राधा और श्याम, सीता राम, सीता और राम। तो इतरेतर द्वंद्व होगा, और इसमें क्या लिखेंगे? स्त्री और पुरुष कहेंगे, स्त्री और पुरुष कहेंगे। उत्तर विकल्प ए होगा, इतरेतर द्वंद्व समास होगा। लताच्छादित शब्द में कौन सा समास है? हाँ, लताच्छादित। क्या होगा इसका? लता से आच्छादित, आच्छादित मान होता है ढका हुआ। तो अव्ययभाव, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष या कर्मधारय। तो बहुत सरल है, इसको तो आराम से बता सकते हो। बहुत ही सरल उदाहरण है, ध्यान से उत्तर दोगे, सोच के उत्तर दोगे तो उत्तर अवश्य आएगा। बताइए इसका क्या होगा? लताच्छादित। हाँ बिल्कुल। समाहार द्वंद्व में तो समाहार में आते जैसे मैंने कहा फल फूल आदि, फल फूल मेवा विष्टान इत्यादि। इसी प्रकार कुर्ता टोपी आदि, ठीक है ना। अब फालतू के निरर्थक शब्द जैसे चाय वाय चाय आदि, रोटी वोटी रोटी आदि, ठीक है ना, अड़ोस पड़ोस पड़ोस आदि, ये इसमें आते हैं समाहार द्वंद्व। लताच्छादित, लता से आच्छादित। अब लता से ढका हुआ है, जाहिर सी बात है जुड़ने का बोध होगा। लताच्छादित, लता के द्वारा आच्छादित, लता के द्वारा आच्छादित। आच्छादित का मतलब क्या होता है? ढका होता है, ढका हुआ होता है। तो करण तत्पुरुष होगा। देवाश्रित सामासिक शब्द का उपयुक्त, ध्यान से उत्तर देना इसका भी। देवाश्रित, देवाश्रित क्या होगा? देव पर आश्रित, देव के लिए आश्रित, देवा का आश्रित, देव से आश्रित। बताया था आपको, अभी थोड़ी देर पहले ही आपने इसका किया था, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था। क्या होगा? देवाश्रित। हाँ बिल्कुल। क्या होगा इसमें? 18वें में बताओ, 17वां तो सही है आप सबका करण था। हाँ, चौमासा में कौन सा समास होगा? चौमासा होता है 4 महीनों का समूह, लेकिन रूढ़ होके बहुब्री में चला जाता है। बरसात के 4 महीने, तो इसलिए रूढ़ होके बहुब्री में चला जाता है। वैसे क्या होता है इसमें? द्विगु होता है। विकल्प में बहुब्री नहीं देता है, सो इसको हम द्विगु में ले जाते हैं। 4 महीनों का समूह। विशेष क्या है? हाँ बिल्कुल, कर्माधीन में कर्म पर अधीन है। किस पर अधीन हो आप? कर्म पर अधीन हो। देवाश्रित, देव पर आश्रित। क्या होगा? अधिकरण। कौन सा होगा? अधिकरण तत्पुरुष होगा। देवताओं पर या देव पर आश्रित होता है। निम्नलिखित में से असंगत विकल्प है। असंगत कौन सा है ये पहचानना है। बिल्कुल,
असंगत कौन सा है? देखिए, इससे ज्यादा जूम नहीं हो सकता, कल से मैं थोड़ा फॉन्ट साइज बड़ा रखवा दूंगा। भस्म आच्छादित, भस्म आच्छादित, भस्म से आच्छादित, मोह आविष्ट, मोह आविष्ट, भस्माच्छादित में लिख रखा है करण तत्पुरुष, मोह आविष्ट में लिख रखा है अव्ययी भाव, शांति कुंज में लिख रखा है संप्रदान तत्पुरुष समास, और सद इच्छा में लिख रखा है कर्मधारय समास। देखते ही उत्तर दे दोगे, इतना मुझे विश्वास है, सबका उत्तर इसमें सही आएगा। 59 में कौन सा समास होगा? 59 कहते एक कम 60, अव्ययी भाव समास। कौन सा होगा? अव्ययी भाव समास। 59, 29, 39, 69, 79, ये सब में कौन सा होगा? कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। जब विकल्प में अव्ययी ना हो तब आपको इसमें क्या करना होता है? द्विगु समास। बिल्कुल, ये तो अरे ध्यान से उत्तर दो, ध्यान से सोच के देखने से ही पता लग रहा है। हाँ, बहुत सरल है ये तो है। ऐसा क्या है इसमें? बहुत ही सरल है। अरे भस्म आच्छादित अभी बताया था थोड़ी देर पहले, ये तो कैसे हो जाएगा? भस्म से आच्छादित, ढका हुआ है, भस्म से युक्त है, तो ये तो करण तत्पुरुष सही लिखा है, लेकिन ये गलत लिख रहा है। अरे मोह आविष्ट, अव्ययी भाव कैसे हो जाएगा? मोह से आविष्ट है, अब मोह से आविष्ट है तो जाहिर सी बात है ये किस में जाएगा? करण तत्पुरुष में जाएगा। किस में जाएगा? करण तत्पुरुष में जाएगा। मोह से आविष्ट, शांति के लिए कुंज है, शांति कुंज क्या होगा? शांति के लिए कुंज होगा। सद इच्छा, इच्छा की विशेषता बताई जा रही है, श्रेष्ठ है जिसकी इच्छा, श्रेष्ठ है जो इच्छा, सदिच्छा हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये कर्मधारय होगा, है कि नहीं है? तो उत्तर विकल्प बी होगा, अव्ययभाव नहीं, करण तत्पुरुष होगा। मोह से आविष्ट, गांव वालों ने रामलाल का हुक्का पानी बंद कर दिया, रेखांकित पदों में कौन सा समास है? बहुत अच्छा उदाहरण है। गांव वालों ने रामलाल का हुक्का पानी बंद कर दिया। क्या बंद कर दिया? हुक्का पानी। क्या होगा? हाँ बिल्कुल। गांव वालों ने रामलाल का हुक्का पानी बंद कर दिया, रेखांकित पदों में कौन सा समास है? क्या करोगे इसका? द्वंद्व समास है, ये तो सब जानते हैं, आपको अच्छे से पता है द्वंद्व समास है, लेकिन कौन सा है द्वंद्व समास का भेद? बहुत अच्छा, कारागाह, कारा के लिए गाह, स्थान, संप्रदान तत्पुरुष होता है कारागाह में, ठीक है ना, संप्रदान तत्पुरुष। द्वंद्व समास है ये तो पता है, लेकिन द्वंद्व समास का कौन सा भेद है, इसका उत्तर देना है आपको। द्वंद्व समास है ये तो मुझे पता है, आपको भी पता है, लेकिन द्वंद्व समास का कौन सा भेद है? विकल्पक द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व, द्वंद्व समास या कर्मधारय समास, ये बताना है कौन सा भेद का प्रकार है इसमें। हाँ, कहते नहीं है कि उसने ऐसा काम कर दिया है जिसकी वजह से उसका हुक्का और पानी सब कुछ बंद कर दिया है, तो हुक्का और पानी आदि बंद कर दिया है, तो कौन सा समास होगा? इतरेतर द्वंद्व समास होगा। कौन सा होगा? इतरेतर द्वंद्व समास होगा। कई बार इतरेतर ना देके यहाँ पर समाहार द्वंद्व भी दे देता है, ठीक है ना, क्योंकि हुक्का पानी आदि के कारण, हुक्का पानी आदि के कारण तो लिख के देता है ना, हुक्का पानी आदि, तो वहां पर कौन सा होगा? समाहार द्वंद्व होगा। तो यहाँ पर हुक्का और पानी होगा, इतरेतर द्वंद्व होगा। निम्नलिखित में से समाहार द्वंद्व समास का उदाहरण है जीवन या मरण। जीवन या मरण वैकल्पिक द्वंद्व होगा, क्योंकि विपरीतार्थक विलोम आ रहे हैं, तो यहाँ तो वैकल्पिक द्वंद्व हो जाएगा जीवन मरण। धनुर्वाण, तो यहाँ पर कौन सा होगा? धनुष और वाण, इतरेतर द्वंद्व होगा। यहाँ कौन सा होगा? इतरेतर द्वंद्व। फल फूल आदि, फल फूल मेवा मिष्टान इत्यादि, फल फूल आदि,
यहां पर कौन सा हो जाएगा, इसको बहुत अच्छे से समझना। धनुष बाण, धनुष और बाण, ठीक है ना। फल फूल, अब फल फूल आदि करते हो नहीं करते, क्या लाना है, फल फूल आदि। तो आदि और इत्यादि समाहार में आते हैं। आज या कल, ये भी वैकल्पिक द्वंद्व में आएगा। ये किस में आएगा, वैकल्पिक द्वंद्व में आएगा। आज या कल होगा, उत्तर विकल्प सी होगा। लूटम लूट मची हुई है, कहते हो नहीं कहते, वहां तो लूटम लूट मची हुई है, तो बहुत ज्यादा लूट मची हुई है। सरल है बहुत, क्या है इसमें, कुछ नहीं है। ध्यान से सोच के उत्तर दोगे तो एक बार में ही उत्तर निकल के आ जाएगा। लूटम लूट, हाँ, तो लूट में लूट, भागम भाग, चला चली, मारा मारी, लूटम लूट। तो कौन सा होगा, लूट के बाद लूट, लूट से लूट, लूटी लूट, उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत अच्छा उदाहरण है, हाँ बिल्कुल। मारा मारी, मारने के बाद मारना। 24, 38, 86, इन सब में कौन सा समास होगा, इनमें इतरेतर द्वंद्व समास होगा। कौन सा होगा, इतरे। 24 4 और 20, 86 6 और 80, 46 4 6 और 40, इनमें इतरेतर द्वंद्व होता है। तो लूट के बाद लूट, लूटम लूट होगा और अव्यय भाव समास होगा। कौन सा समास होगा, अव्यय भाव समास होगा। लूटम लूट, लूट के बाद लूट होगा, अव्यय भाव समास होगा। निम्नलिखित में से अव्यय भाव समास किस विकल्प में है, अव्यय भाव समास किस विकल्प में है। शिष्ट आचार, शिष्ट है जो आचार, शिष्ट है जो आचार, शिष्ट है जिसका आचार मतलब होता है आचरण, शिष्ट है जिसका आचरण। महान है जो वीर, महान है जो वीर। अतिसार, ठीक है ना। अब अतिसार मतलब क्या होता है, अतिसार का बहुत अच्छा उदाहरण है। जहां अतिसार, सार की क्या हो गई है, अति। सार की क्या हो गई है, अति हो गई है, अतिसार हो गया। कई बार कहते हो नहीं कहते कि सार की क्या हो गई, अति हो गई, अतिसार, अत्यधिक सार, अतिसार। तो सार की क्या हो गई है, सार की क्या हो गई है, अति हो गई है। और सार की अति हो गई है तो ऐसे लिख सकते हैं, सार की अधिकता, अतिसार होता है, सार की अधिकता। लताच्छादित, लता से या लता के द्वारा आच्छादित, आच्छादित का मतलब होता है ढका हुआ। तो ये तो आपको अभी बताया ही था मैंने। अब देखो सबके लिख रहा हूं मैं, यहां पर कौन सा है, कर्मधारय, यहां भी कर्मधारय है, दोनों में कर्मधारय है, इन दोनों में कर्मधारय समास है। यहां पर कौन सा है, अव्यय भाव समास है, कौन सा है, अव्यय भाव समास है। और यहां पर लता के द्वारा आच्छादित से या के द्वारा किस में आता है, करण तत्पुरुष में आता है। अतिसार, अति उपसर्ग है कि नहीं है, और अति उपसर्ग के कारण कौन सा होगा, अव्यय भाव समास होगा। निर्विकार, विकार रहित, निर्विकार, विकार रहित हो जाएगा। तो विकार पर आश्रित, विकार से रहित, विकार से सहित और विकार से रहित, विकार को आश्रित। तो विकार रहित, निर्विकार, विकार रहित हो जाएगा। और विकार से रहित है तो कहते जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता वो विकार रहित होते, बिल्कुल। तो विकार से रहित है, कहते नहीं निर्विकार है, कहते नहीं है कई बार, वो तो विकार रहित है,
तो जाहिर सी बात है निरुपसर्ग के कारण यहां पर आपको से लिखने की जरूरत भी नहीं है। विकार निर्विकार विकार रहित लिख सकते हो, विकार से रहित लिख सकते हो, या इसको सिर्फ विकार रहित भी लिख सकते हो। समास की बात करें तो कौन सा समास होगा? अव्ययीभाव समास होगा। कौन सा समास होगा? अव्ययीभाव समास होगा, विकार से रहित। प्रश्न है शिक्षा पद्धति। हमारे देश की जो शिक्षा पद्धति है वो अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर पुस्तकीय ज्ञान ज्यादा और सामाजिक ज्ञान, व्यावहारिक ज्ञान कम दिया जाता है। तो इस वजह से कहते नहीं है कि शिक्षा की जो पद्धति है वो अच्छी होनी चाहिए, जिसका हमारे आने वाले जीवन में भी प्रयोग हो सके, जिसका हम आने वाले जीवन में भी प्रयोग कर सके। तो पद्धति किसकी है? शिक्षा की है। तो किस में आएगा? संबंध तत्पुरुष समास में आएगा शिक्षा की पद्धति। शिक्षा की पद्धति शिक्षा पद्धति होता है। शिक्षा की पद्धति शिक्षा पद्धति होता है। और संबंध में क्या आते हैं? का, की, के आते हैं। संबंध में क्या आते हैं? का, की, के। तो पद्धति किसकी? शिक्षा की है। इसलिए उत्तर कौन सा होगा? विकल्प बी होगा। तो यहां तक समझ आ गया होगा, किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। तो आज के लिए इतना ही काफी है। हाँ बिल्कुल, अब मिलेंगे रात्रि को भी बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी प्रश्नों में। 9 बजे उत्कर्ष क्लास है YouTube चैनल पर। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।